नमस्कार साथियों, देखिए हम आधुनिक भारत में बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। इस क्रांति को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं साथियों। इससे जो पहले के वीडियो हैं हमने उनमें बात की थी क्रांति के स्वरूप की, क्रांति के प्रमुख कारण, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे धार्मिक और सामाजिक कारण हो, चाहे सैन्य कारण हो, और उसके बाद में हमने देखा तात्कालिक कारण। उसकी बात करते हुए पिछले वीडियो में साथियों मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि कौन कौन से प्रमुख स्थान थे, वहाँ पर कौन कौन विद्रोही नेता था और वहाँ किन अंग्रेज अधिकारियों ने दमन किया। वो चार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित सारी चीज़ें आप याद कर लेना। अब देखिए उससे आगे अब जो प्रमुख स्थान हैं, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, उसको कब पकड़ा गया, ये ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों। और अवध में, लखनऊ में जो महत्वपूर्ण है फैक्ट हैं उनसे संबंधित, नेता से संबंधित, या झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में, जगदीशपुर बिहार में, ठीक है, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। पूछ लिया जाता है कि नकारा शाह, डंका शाह किसे कहा जाता है, किसने अवध में अपने आप को बादशाह घोषित किया, किसने फैजाबाद में समानांतर सरकार की स्थापना की। इस सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की हम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। और उसके बाद में 1857 क्रांति के परिणाम और कुछ प्रमुख पुस्तकें, ठीक है साथियों। इसके बाद में हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आधुनिक भारत को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलते हुए कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे नरम दल गरम दल के नेता हो, फिर गांधी युग, इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं इस वीडियो में। देखिए 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब देखिए दिल्ली में कौन है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर है। दिल्ली में दमन किसने किया, हडसन और निकलसन ने। किसने, हडसन और निकलसन। प्रश्न एक तो यह बनता है कि दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कब किया, तो 20 सितंबर 1857। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी, दमन किसने किया, हडसन और निकलसन। निकलसन मारा गया था, हडसन बच गया, और हडसन ने ही हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। और उस मकबरे से गिरफ्तार किया तब उनका एक संवाद, महत्वपूर्ण संवाद आपको बता दूं साथियों, जो बहादुर शाह जफर है वो उर्दू में जफर उपनाम से कविताएं भी लिखता है, शायराना उसका अंदाज है, शायरियाँ भी लिखता है, खूब शौकीन है। और हडसन जो है, अंग्रेज अधिकारी हडसन है, वो भी उर्दू का जानकार है। तो जब उसने उसको पकड़ा तो उर्दू तो जानता ही है, और उसने व्यंग्य किया, उस पर व्यंग्य किया कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। लेकिन जफर भी कम नहीं, उसने भी उल्टा जवाब दिया, पलटवार किया कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उनका ये संवाद। और उसके बाद आपको पता है कि लाल किले में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उनकी बेगम जन्नत महल के साथ उनको रंगून, बर्मा, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। अपने निर्वासित काल के दौरान एकांत में बैठा बैठा वो सोच रहा है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मैं किसी के काम नहीं आया। शायरी भी लिखता है कि न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। वो लिख रहा है, अफसोस कर रहा है कि मैं किसी के काम ना आ सका। तो ये थी दिल्ली की बात। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको ये याद कर लेना। एक तो पुनः अधिकार कब किया, 20 सितंबर 1857, ये आपको याद रखना है। पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसके बाद हडसन ने, किसने, हडसन ने, ध्यान रखना निकलसन मारा गया था। हडसन ने बहादुर शाह जफर को इलाही बख्श के सहयोग से, ये बहादुर शाह जफर का एक रिश्तेदार था इलाही बख्श, ये अंग्रेज़ों को सूचनाएं देता था कि अब यहाँ है विद्रोही, अब यहाँ है। इलाही बख्श के सहयोग से उन्होंने दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कहाँ से गिरफ्तार किया, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। दिल्ली में आपको ये बात याद रखनी है। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। हडसन ने किसको, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। उनको उनकी बेगम जन्नत महल के साथ निर्वासित कर दिया। कहाँ पे, रंगून, बर्मा, म्यांमार भेज दिया, ठीक है साथियों। और ये इलाही बख्श के सहयोग से पकड़ा था। इसके बाद हम बात करें कानपुर, कहाँ की बात करें, कानपुर। और कानपुर में
विद्रोही नेता कौन है? नाना साहब, जिनको धोंदू पंत, उनका जो वास्तविक नाम है धोंदू पंत, ठीक है, नाना साहब धोंदू पंत ने अंग्रेजों के विरुद्ध, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि फ्रांस का सहयोग लेने के लिए नाना साहब धोंदू पंत ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस का सहयोग लेने के लिए फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 4 बार पत्र लिखे थे। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने 1857 की क्रांति के समय फ्रांस का सहयोग लेने के लिए पत्र लिखे, तो कानपुर के नाना साहब धोंदू पंत, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है अवध या लखनऊ में है बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल, यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल कौन है? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी हैं। कौन? बेगम हजरत महल। उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजिस कादिर, देखो मैंने लिखा है नाम, ब्रिजिस कादिर, इनको नवाब बनाने के लिए क्रांति में भाग लिया। किसने? बेगम हजरत महल ने। एक प्रश्न तो यह है कि अवध लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। या ये ऑप्शन में नहीं आए तो ब्रिजिस कादिर को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजिस कादिर को नवाब बनाने के लिए क्रांति में भाग लिया था। बेगम हजरत महल, ठीक है। इसके बाद अपना झांसी या ग्वालियर, वहाँ पर कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को मनुबाई भी कहते हैं, छबीली बाई भी कहते हैं, महल परी भी कहते हैं। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने लिखा है लक्ष्मीबाई, महल परी, मनुबाई, छबीली बहन। पेशवा जो है हमारे वो इनको छबीली बहन कहते थे, ठीक है। 17 जून 1858 को अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज, अंग्रेज सेनापति कौन है? ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए शहीद हो गई। लक्ष्मीबाई के उपनाम आपको ध्यान रखने हैं, मनुबाई है, महल परी है, छबीली बहन है। 17 जून 1858 को अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए शहीद हो गई। और इस समय ह्यूरोज को इनकी बहादुरी पर कहना पड़ा था, इन सोए हुए क्रांतिकारियों में यह औरत अकेली मर्द थी। बोला अकेली मर्द थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। इनकी बहादुरी के लिए कहना पड़ा था। इसके बाद में है फैजाबाद, महत्वपूर्ण जगह है फैजाबाद, और यहाँ नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। इसे नकारा शाह, डंका शाह भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लें। इन्होंने फैजाबाद में समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। मौलवी अहमदुल्ला ने ही जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी इसको, इस क्रांति के रूप में युद्ध को जिहाद का नारा दे दिया। अपने आप को अवध का बादशाह घोषित कर दिया। किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। आपको याद रखना है, मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा करता है। किसकी घोषणा करता है? जिहाद की घोषणा करता है। तथा फैजाबाद में समानांतर सरकार का गठन किया। वह स्वयं को अवध का बादशाह घोषित किया। ये आपको ध्यान रखना है, अवध का बादशाह घोषित किया। समानांतर सरकार फैजाबाद में, इसका नाम आप मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, नकारा शाह या डंका शाह, ठीक है। नकारा शाह या डंका शाह, ये नाम भी आप याद रखना। मौलवी अहमदुल्ला को नकारा शाह, डंका शाह भी कहा जाता है। इसने अपने आप को अवध का बादशाह, फैजाबाद में समानांतर सरकार की स्थापना की थी, जिहाद का नारा दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है साथियों। ये कुछ जो मुझे बड़े ही इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रांति का परिणाम, ठीक है। क्रांति का परिणाम क्या हुआ, यानी क्रांति के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाहे वो अंत हो, सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन हो, ये सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए, हमने देखा कि क्रांति का किस प्रकार से दमन किया अंग्रेजों ने। क्रांति का दमन हो गया। अब इस क्रांति के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, उसको हम देखते हैं परिणाम में, ठीक है। इसके बाद में किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब अंत हो गया तो सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन हो गया, डायरेक्ट लागू हो गया। और 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को इलाहाबाद दरबार में पढ़ा गया, जिसके द्वारा ये
आश्वासन दिया गया भारतीय राज्यों को, देशी राज्यों को, कि अब राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा। जो डलहौजी हड़प नीति ला रहा था उस नीति को अब त्याग दिया जाएगा। सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि चाहे बाद में भेदभाव होता रहा हो, लेकिन उस घोषणा में यह पढ़ा गया था। इसलिए उस घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मेघना कार्टा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। परिणामों सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ध्यान रखना, कंपनी का शासन समाप्त हुआ है, कंपनी समाप्त नहीं हुई है। कंपनी समाप्त हुई थी 1874 में। कब हुई थी? 1874 में। आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? 1874 में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त, भारत से शासन समाप्त कब हुआ? 1858 में। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन या सरकार का शासन प्रारंभ हो गया यहाँ पर। इसके बाद में लंदन स्थित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी पर कंट्रोल कर रहे हैं ना, जब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो इनको भी समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश संसद में एक व्यक्ति को एक पद दिया गया, एक मंत्री का पद एक प्रकार से, उसको बोला गया भारत सचिव। क्या बोला गया? भारत सचिव। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जिसको बोला गया भारत परिषद। उसका गठन किया गया। तो पहले जो कार्यवाहक भारत सचिव हैं वो तो हैं चार्ल्स वुड, लेकिन प्रथम भारत सचिव हैं अर्ल स्टैनले। देखिए, उसके स्थान पर इंग्लैंड में भारत सचिव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है। इसके बाद कार्यवाहक भारत सचिव कौन है? प्रथम कार्यवाहक भारत सचिव है चार्ल्स वुड, लेकिन प्रथम भारत सचिव की बात करें तो वो है अर्ल स्टैनले। कौन है? अर्ल स्टैनले। इसका ध्यान रखें। इलाहाबाद दरबार व विक्टोरिया घोषणा, तारीख याद रखनी है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील कमीशन का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पील कमीशन का गठन किया गया। सेना को पुनर्गठित किया गया। जो अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात था उसको बदल दिया गया। साथियों, आपको पता है पहले, क्रांति से पहले अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिकों का अनुपात था 1:5 या 5 भारतीय सैनिक थे, 1 अंग्रेज सैनिक था। लेकिन अब उसे बदलकर 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज सैनिक। पहले 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज सैनिक, अब कर दिया 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज सैनिक। यह अनुपात कर दिया। हालांकि बंगाल में था 2:1, बंगाल में था 2:1, अन्य जगहों पर 3:1 कर दिया। पहले 5:1 था। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस कमीशन का गठन किया गया? तो वो है पील कमीशन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इलाहाबाद दरबार विक्टोरिया घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक भारत सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड। लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम भारत सचिव कौन थे? अर्ल स्टैनले। ठीक है। इसके अलावा भारत सचिव का पद क्रांति के बाद में, और भारत परिषद में कितने सदस्य है? 15 सदस्य। क्रांति का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ? 1858 में। और कंपनी कब समाप्त हुई? 1874 में। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है साथियों, ये हो गई परिणामों की बात। अब अपन बात करेंगे क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, जहां से भी प्रश्न बनता है, वहां से भी प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पिछली बार तो ग्रेड 2 में वहीं से प्रश्न आया था। तो अपन क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करेंगे। देखिए, अब देखिए क्रांति की महत्वपूर्ण पुस्तकों की यदि अपन बात करें, खूब सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती हैं उनकी अपन बात करेंगे। देखिए, असबाब-ए-बगावत हिंद, ये है सर सैयद अहमद खान की एक पुस्तक लिखी थी उर्दू भाषा में, किसी भारतीय द्वारा। प्रथम पुस्तक जो भारतीय भाषा में है, जिसने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा, यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित प्रथम जो पुस्तक लिखी है वो किसी भारतीय द्वारा और भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है असबाब-ए-बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खां। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सैनिक विद्रोह का। तो इनकी पुस्तक है, उर्दू भाषा में है, असबाब-ए-बगावत हिंद। इनका स्वयं ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था इन्होंने
एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि क्रांति के ऊपर एक निबंध इन्होंने लिखा था कि क्रांति क्यों हुई थी, इनके कारणों पर। एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द रिवोल्ट इस पुस्तक का अंग्रेजी वर्जन है, खुद ने ही अनुवाद किया है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, एक तो ये पुस्तक। एक पुस्तक है पिछली बार ग्रेड सेकंड में पूछी गई थी 1857, 1857। ये पुस्तक है एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 की क्रांति के जो सरकारी इतिहासकार हैं वो एस एन सेन है। पहले आर.सी. मजूमदार को कहा था, लेकिन इन्होंने किसी बात को लेकर मना कर दिया, तो द सिपोई म्यूटिनी इन्होंने अलग से अपनी पुस्तक निकाली, द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। किसकी है? आर.सी. मजूमदार। और 1857 किसकी है? एस एन सेन। इसके अलावा है 1857 द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन महान संघर्ष, द ग्रेट रिवेलियन। नाम से पता है अशोक महान है ना, तो पुस्तक भी ग्रेट रिवेलियन याद हो जाएगा आपको, अशोक मेहता। एक पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, ऐसी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर ने लिखी है साथियों। इन पुस्तकों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोबारा फिर बता रहा हूं, असबाब बगावत हिंद एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, उर्दू भाषा में सैयद अहमद खां। 1857 एस एन सेन, द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, 1857 द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें आप अवश्य याद कर लें। इनके अलावा और भी पुस्तकें हैं, लेकिन कम से कम इतना आप अवश्य याद कर लें, ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं साथियों। इसके अलावा एक एनसीईआरटी में एक चित्र है, क्रांति के समय एक चित्र बनाया गया था, अभी सीईटी एग्जाम में भी पूछा गया है, जो एनसीईआरटी से उठाया गया है, उसको आप अवश्य याद कर लें। और उस पुस्तक का नाम है, उस चित्र का नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, और ये है किसका है? टॉमस जॉन्स। आप तो जॉन्स बारकर याद कर लें, जॉन्स बारकर। ये किसका है? जॉन्स बारकर। बर्गर से याद कर लें, रिलीफ कब मिलता है? बर्गर खाने के बाद में, ऐसे याद कर लें। रिलीफ ऑफ लखनऊ, जॉन्स बारकर। ठीक है, ये चित्र अवश्य याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें हैं साथियों। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, जॉन्स बारकर। ठीक है साथियों, ये थी अपनी 1857 क्रांति। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सही ढंग से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। आप यदि नए अभ्यर्थी हैं तो आप नोट्स बना लें, सही ढंग से लिख लें। ग्रेड सेकंड के इन चीज़ों को, जो ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थी हैं वो इन चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर लें। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यहाँ से एक प्रश्न आना है आपकी परीक्षा में। ठीक है साथियों, इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।